हेलो डियर स्टूडेंट्स। श्री कृष्ण जीएस एकेडमी में एक बार आपका फिर स्वागत है। आइए बात करते हैं पेज नंबर 39 की। पेज नंबर 39 पे जो मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है उसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अब पेज बाय पेज टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे और वीडियो भी शॉर्ट रहे। अच्छा, पहला पॉइंट है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है तो संसद। मैं पहले एक बार पूरी रीडिंग करूंगा, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे मिक्स हो गई है। पहला पॉइंट यही था कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। अगला पॉइंट क्या है? उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो कहा गया था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक, ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में कहा गया था 1967 में। ठीक, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। देखिए, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उसे क्या माना गया है? राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना गया है अनुच्छेद 12 के अनुसार। राज्य की परिभाषा कहाँ दी हुई है? अनुच्छेद 12 में, और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा का जिक्र है। ठीक, अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको डिटेल में। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी क्या है? वो भी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। जैसे एलआईसी सम्मिलित है राज्य की परिभाषा में, वैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी क्या है? राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अच्छा, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, 4 ऑप्शन रहा होगा। मैंने आपसे कहा जो वन लाइनर किताब बनाई जाती है वो पीवाईक्यू से बनाई जाती है, तो यहाँ भी कोई 4 ऑप्शन रहा होगा, उसमें से पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज है, ये राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है अनुच्छेद 12 के अनुसार। ठीक, आगे देख लेते हैं। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वो पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्रहित होगा। ठीक है, ये एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। तो ये उच्चतम न्यायालय ने निर्णय कब दिया था? ये निर्णय दिया था जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में देखिए ऐसा होता है 1994 में हरियाणा राज्य क्या करती है? पंचायती राज से संबंधित कुछ संशोधन लाती है, कुछ बिल लाती है। उसमें कहा जाता है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो मतलब कि योग्य नहीं होंगे पंच या सरपंच के पद को सुशोभित करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, और फिर बाद में जिनको नहीं लड़ने दिया गया जावेद जी को, वो चले गए कोर्ट कि भाई ये तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का क्या है? उल्लंघन है। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यही कहा कि भाई जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो पंच या सरपंच का पद धारण करने से क्या होगा? अयोग्य होगा, उसे अयोग्य करार दे दिया गया। किसमें? जावेद बनाम हरियाणा राज्य के बाद में। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात, कौन सा निर्णय था? उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए? ठीक है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय था, उसका नाम था मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। ठीक है, इसी निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन के द्वारा जो है सामाजिक और शैक्षिक जितने दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। ठीक, ये मामला कब का था? इसमें यही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया था कि आप क्या करिए, संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए क्या करिए? विशेष प्रावधान जोड़िए। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है। ठीक है, वो कहा गया था किसमें? इसका जिक्र कहा गया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में। ये था 1992 का केस था ये। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है क्या? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है इसको माना गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में ही इसको भी जोड़ा गया है। प्रेस की आज़ादी कहा है 19 खंड 1 में ए में है। ठीक, यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया था टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। ठीक,
प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित दोहरे परिसंकट। मैं आपसे कह चुका हूँ कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी उसी अपराध के लिए, ठीक। दोहरे दंड से बचाव के लिए है ये अनुच्छेद 20 के सेकंड पार्ट में कहा गया है, ठीक। दोहरे दंड से बचाव के लिए होता है ये। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। कब? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में। आपको पता है इसी वजह से जो विदेश जाने का अधिकार है वो क्या बना? अनुच्छेद 21 का हिस्सा बना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जो पद है उसको कहा गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आपको पता है विधि निर्माण प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में? ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? जापान से, ठीक। तो अनुच्छेद 21 में जो प्रयुक्त है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है जो अब तक एक सीधी रूप से चली आ रही थी, ऋजु रूप से, उसको ऋजु माना है, न्याय संगत माना है, उचित प्रक्रिया माना है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में। आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार किसके अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया सकता। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसे आप अनुच्छेद 352 लगने के बावजूद भी आप इसे खत्म नहीं कर सकते, स्थगित नहीं कर सकते, ठीक। तो कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? तो वो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21। फिर वह कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार किसके पास है? संसद तय करती है कौन से मूल अधिकारों का जो की उपलब्धता सशस्त्र सेना के लोगों के पास नहीं होगी, संसद तय करती है। आपको बता चुका हूँ अनुच्छेद 35 में ये कहा गया था कि संसद क्या करेगी? समय समय पर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक। 35 में चीज़ कही गई है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और सशस्त्र सेना वाली जो बातें हैं, जो भी कुछ इनके ऊपर लिमिट लगाया गया, अनुच्छेद 33 में कहा गया। अनुच्छेद 34 में सैन्य कानून के बारे में जो भी कुछ जिक्र है वो कहा गया है, ठीक। और अनुच्छेद 32 आपको पता ही होगा, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की हृदय एवं आत्मा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। एक है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है मैंडेमस यानी परमादेश, तीसरा क्या है? प्रतिषेध, पांचवा जो रिट है वो है आपका क्यो वारंटो, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यो वारंटो। एक रिट है उत्प्रेषण भी एक रिट है, ठीक है। आपको रिट के बारे में आगे एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में। अच्छा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से 7 अधिकारों को गारंटी दी थी। मतलब मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मूल रूप से, लेकिन अब कितने हैं? 6। मैंने आपसे कहा था जो संपत्ति का अधिकार है, जो मूल अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया? मोरारजी देसाई की सरकार में उसे क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया, 300 क में जोड़ दिया गया, ठीक। अच्छा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। कौन सा? अनुच्छेद 226 बता चुका हूँ कई बार। अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट को अधिकार देता है रिट जारी करने का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। रिट कितने प्रकार की? 5, ये भी बता चुका हूँ। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा क्या है? प्रतिषेध, फिर एक है उत्प्रेषण, और लास्ट वाला है क्यो वारंटो, ठीक है ना। क्यो वारंटो इंग्लिश में बता रहा हूँ, मुझे हिंदी वाला इसका वर्ड नहीं याद आ रहा है। क्यो वारंटो है 5वां, ठीक है। और एक चीज़ और जानना है कि ये जो आपका 226 हाई कोर्ट अभी वर्तमान में कितनी है देश में? 25 हाई कोर्ट है। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा था? 25वां हाई कोर्ट बना था अमरावती जो है, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। आंध्र प्रदेश। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं, ठीक है। हालांकि मैं लिख ही दिया, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में है कौन? चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ की राजधानी है अमरावती, और अमरावती हाई कोर्ट भी है, और देश का 25वां हाई कोर्ट भी क्या था? अमरावती था। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 मौलिक अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, इसमें 2
मौलिक अधिकार आएंगे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में बेगारी के खिलाफ मतलब की बात की गई है, बेगारी, मानव तस्करी, इन सब की बात की गई है। और 24 में जो है बाल श्रम को निषेध करने की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 23-24। ये था पेज नंबर 39। थोड़ा सा एक बार फटाफट हम दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आप इसको ढंग से याद कर लें, तैयार कर लें। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है कौन? तो संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 79 है। 79 में संसद के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 79 में संसद में क्या क्या आएगा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर के क्या बनती है? संसद बनती है। इसको ध्यान रखना है। और संसद का जिक्र कहाँ? अनुच्छेद 79 में है। 79 में क्या है? संसद है, स। 80 में क्या? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र है। और 81 में क्या है? लोकसभा का जिक्र है। ठीक है, तो क्या बन गया? सरला, सरला। ठीक, इस चीज से याद रखना है। अच्छा, नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ पर है? भाग 3 में सर, अनुच्छेद 12 से 35। चलिए आगे। उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरीके से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार कर सकती है, करने के लिए सक्षम बनाती है। तो कहा गया था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। 1967 का मामला है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। फिर मूल अधिकारों के प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है कि देखिए, जो मूल अधिकार है हमारे यहाँ संविधान में वो प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय होने का मतलब होता है कि आप कोर्ट के द्वारा उसे लागू करवा सकते हैं, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में वो प्रवर्तनीय नहीं है। वो प्रवर्तनीय नहीं है, कोर्ट उसे लागू नहीं कर सकती। ठीक है, कोर्ट के द्वारा उसे लागू करवाया नहीं जा सकता जबरदस्ती। ठीक, तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा दो जगह दी गई, एक अनुच्छेद 12, एक अनुच्छेद 36। जो 12 में दी गई वो किसका है? मौलिक अधिकार का हिस्सा है, भाग 3 का। और जो 36 में दिया गया है वो डीपीएसपी का हिस्सा है, भाग 4 का। ठीक, इसमें यही कहा गया था कि जो LIC है वो क्या है? अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। ठीक, सही बात है। और इसी के अंदर जो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है ये भी क्या है? ये भी इसी की परिभाषा में सम्मिलित है। फिर कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो कि राज्य में उसमें राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़। ठीक है, इसको राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी, 2 से अधिक अगर बच्चे हो रहे हैं, ठीक, तो पंच या सरपंच के पद के लिए आप अयोग्य हो, ऐसा किसने कहा था? ये कहा था जावेद बनाम हरियाणा राज्य के बाद में कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, हुआ ये था 1994 में हरियाणा जो है सरकार वो एक पंचायती राज संबंधी कुछ नियम लाई थी। इसमें कहा गया था कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो नहीं लड़ पाएंगे पंच या सरपंच का चुनाव। बाद में जावेद ने इसको चैलेंज किया और कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, सही बात तो है, गड़बड़ क्या है इसमें, गलत क्या है। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट यही कि वीडियो लंबी हो जाए, इससे फटाफट बोल दे रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में। इस चीज को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 368 में भाग 20 में है संविधान संशोधन। ठीक, भाग 20 अनुच्छेद 368। आगे देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए? तो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन, ये 1951 का मामला है, ध्यान रखना। क्रीमी लेयर वाली बात कब की गई थी? पहली बार तो ये की गई थी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में, 1992 का ये वाद है। 50% जो आरक्षण की सीमा लगाई गई वो भी इसी में लगाई गई थी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में। और मंडल कमीशन, जो मंडल आयोग लागू कर दिया गया था 27% आरक्षण देने के लिए OBC को, इसको भी मान्य कर दिया था इसी फैसले ने, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद, 1992 का है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपके भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसी में, उसके अंतर्गत ये कहाँ नहीं थे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही 19(1) के A में। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ये कब कहा गया था? ये कहा गया TK रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में। ये वाद कब का है? 2003 का है। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से, बता चुका हूँ। दोहरे परिसंकट से संबंधित है प्राग दोष मुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या क्या की? ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया कहा है।
ये किस मामले में कहा था? मेनका संजय गांधी बनाम भारत संघ के बाद में कहा था। फिर आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। फिर अब कौन सा मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वाली बात कही है, अनुच्छेद 21। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। संसद का जिक्र अनुच्छेद 69 में और 79 में, 79। और उसके बाद ये बात सशस्त्र सेना वाली बात, यानी कुछ सशस्त्र सेना और बाकी जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके मानव मौलिक अधिकारों को सीमित करने का जो भी ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 33 में कहा गया है। अनुच्छेद 34 में सैन्य कानून की बात कही गई है। अनुच्छेद 35 में कहा गया कि संसद समय समय पर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 5 प्रकार के ऋण जारी कर सकता है, बता चुका हूँ। संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से 7 अधिकारों को गारंटी दी थी, लेकिन अब कितने हैं? 6। फिर संविधान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से 7 अधिकार बता चुका हूँ। फिर भारत के संविधान का 226 जो है वो क्या करता है? इसके तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट ऋण जारी कर सकती है। और 32 के तहत क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऋण जारी कर सकती है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। अनुच्छेद 23-24 मौलिक अधिकार कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? आगे देख लेते हैं।